साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आयुष के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यू है और इकोनॉमी की सीरीज में हम फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि खास तौर से हम मैक्रो इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल्स को कवर कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से इकोनॉमी के आगे के कॉन्सेप्ट जैसे बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर, मार्केट इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होता है कि हम पहले फंडामेंटल्स को समझें। आखिर वो इकोनॉमी की लैंग्वेज क्या है जो आपको बार बार परेशान करती है, जिसकी वजह से आप न्यूज़पेपर को समझने में जटिलताएं महसूस करते हैं। जब हम आरबीआई या उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे तो इन फंडामेंटल्स का एप्लीकेशन वहां पे होगा। इसलिए जरूरी है कि हम पहले इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को कवर करें और यही इसका मेन पर्पज है, जिसकी वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछती है। जैसा कि मैं समय समय पे आपको बताता हूँ कि नेशनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल से प्रीलिम में करीब 6 मार्क्स का एंड मेंस में करीब 10 मार्क्स का वेट रखता है। ठीक है, इसके पहले हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज आपके सामने है लेक्चर 5, जिसमें कि हम एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी, रियल एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, एचडब्ल्यू के एक न्यूज के अनुसार आप देखते हैं कि जो रूपी का फॉल है वो तेजी से गिरता चला जा रहा है और पिछले एक साल में रूपी करीब 9 से 10 रुपए के आसपास गिर चुका है। करंट में करीब 82 रुपीज पर डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो अब ये तो आपने सीधे पढ़ लिया, जिसको रट्टा मारना है सीधे उसने याद कर लिया। वैसा बैंकिंग के एग्जाम में चल सकता है, यूपीएससी के एग्जाम में नहीं चल सकता। यूपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रूपी फॉल होता है मतलब इसका मतलब क्या है, इसके इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो अपने आप में ये सफिशिएंट नहीं होता। और जब तक हम फंडामेंटल्स को समझेंगे नहीं कि हाँ ये रूपी अप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट होता है, आरबीआई रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसको हम रीड कैसे करें, पढ़ें कैसे, उस ग्राफ को समझें कैसे, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को हम देख के समझें कैसे, कैसे उन डेटा का कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो हमें ये अपने आप में जटिल लगता है और यूजुअली हम उसे रटने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे से हम नहीं करेंगे। तो साथियों हम समझेंगे आज मेन फंडामेंटल्स जो कि हमारे रूपी डॉलर के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं और एक्सटर्नल सेक्टर की बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन करते हैं। तो उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट हम आज कवर करेंगे, लेकिन उसका जो ग्रेटर पार्ट है वो जब हम एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे तब वहां पे डील करेंगे। आज केवल फंडामेंटल के लेवल पे। तो शुरू करते हैं साथियों। आपके सामने है एक्सचेंज रेट्स। आखिर ये एक्सचेंज रेट होता क्या है, इसको समझने का एक तरीका ये है, मेरे पास $1 है, आपके पास कुछ रुपए हैं, मैं आपको कितने डॉलर दूं और उसके बदले में आप मुझे कितने रुपए दोगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको $1 दूं तो आप मुझे कितने रुपए दोगे, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, मतलब विनिमय दरें, नाम मात्र विनिमय दर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब ये नॉमिनल कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान में मैं आपको $1 दूं तो आप मुझे कितने रुपए दोगे, उसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब सीधी भाषा में बात करें तो $1 बराबर कितना रुपया। ठीक है, तो ये एकदम सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन होता है, जिसको कि हम अपनी डे बाय डे लाइफ में, न्यूज़पेपर में, और जब भी हम एक्सचेंज रेट भाव मूल्य करते हैं दो अलग अलग करेंसीज का, तो ये वाला भाव हम सामने देखते हैं, ये वाला रेट हम सामने चेक करते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नाम मात्र विनिमय दर का क्या अर्थ है कि एक्सचेंज मार्केट में $1 बेचने पर किसी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की मांग और आपूर्ति बाजार की शक्तियों पर, यानी कि मार्केट फोर्सेस पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपके सामने ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें एक तरफ हम डिमांड करते हैं, एक तरफ सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर मान मान के चलिए किसी टाइम में सप्लाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आती है या फिर इस पॉइंट पे आती है। ठीक है, और मांग इस पॉइंट पे जाता है, दूसरे पॉइंट पे जाता है, तीसरे पॉइंट पे जाता है। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि चीजों के भाव नीचे गिरते हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है चीजों के भाव ऊपर होते हैं। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई का मैच करेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये प्राइस को डिटरमाइन करेगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी डिमांड ज्यादा होती है, जितनी डिमांड यानी कि मांग ज्यादा होती है, उतने प्राइस ऊपर जाते हैं। ठीक है, जितनी सप्लाई ज्यादा होती है,
सप्लाई मतलब पूर्ति, उतनी जो प्राइस है वो नीचे आती है। किसकी? हम अगर रुपए की बात कर रहे हैं तो रुपए की, हम यहाँ पे रुपए को एक कमोडिटी के तौर पे डील करते हैं, एक पदार्थ, एक वस्तु के तौर पे डील करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात स्पष्ट की जाती है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट मांग और आपूर्ति बाजार की शक्तियों पर, मार्केट फोर्सेस पर, मतलब ये कि जो इन्वेस्टर है वो कितना रुपए मांग रहे हैं या वो किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपना डॉलर बेचेंगे और रुपए खरीदेंगे, मतलब रुपए की मांग बढ़ेगी। अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मतलब वो रुपए को बेचेंगे और डॉलर को खरीदेंगे, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। यदि अधिक से अधिक लोग विनिमय बाजार में, एक्सचेंज मार्केट में डॉलर खरीद रहे हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और डॉलर का अधिमूल्यन होता है, मजबूत होता है, जिसे हम बोलते हैं अप्रिसिएट करना। ठीक है, डॉलर अप्रिसिएट करता है। लेकिन अगर अधिक से अधिक लोग पर्यटक भारत आते हैं, ताजमहल देखते हैं, सरदार पटेल की स्टैचू देखते हैं, लाल किला देखते हैं, बोध गया जाते हैं और अपने डॉलर को रुपए में परिवर्तित करते हैं। क्यों? भारत में अगर उन्हें अपना पेट भरना है तो रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ पे अगर होटल में रहना है तो रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ की अगर ट्रेन में बैठना है तो रुपए खर्च करने पड़ेंगे, डॉलर से काम नहीं चलेगा। तो वो अपना डॉलर लेके आएंगे, उसे रुपए में कन्वर्ट कराएंगे और यहाँ के पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे। ऐसी कंडीशन में रुपए की मांग बढ़ेगी, और रुपए की मांग बढ़ेगी तो किसका अधिमूल्यन होगा? कौन अप्रिसिएट करेगा? ऑफकोर्स रुपये। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें कि कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है और कुछ चीजें इग्नोर करनी है। जैसे कि हमारे सामने है रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, और खास तौर पे इसमें जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रेफरेंस। और दूसरा यूएस फेडरल, यहाँ पे यूएस फेड का मतलब है यूएस फेडरल रिजर्व के जो रेट हाइक हैं, जो वहां पे उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, कौन से रेट? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो जो सारे बढ़ाए हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो ये हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक जो चार्ट है आपके सामने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले तो सोर्स देख लेते हैं, ये क्राइसिल का है, कब आया है? 19 जून 2022 को। इसमें कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, जैसे कि सब प्राइम क्राइसिस जो कि 2007-8 में हुआ था, एक यूरोजोन क्राइसिस जो कि 2010-11 के आसपास हुआ था, टेपर टैंट्रम जो कि 2015 में हुआ था, 12 से 15 के बीच में, और इसके बाद कोरोना वायरस आउटब्रेक, एंड ये सबसे लास्ट में है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये क्या दिखा रहा है कि हाँ, एक डॉलर बराबर कितना रुपया मूव कर रहा था किस टाइम में। तो ये हमको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि जैसे सब प्राइम क्राइसिस के समय में ये करीब 40 से 45 रुपए के आसपास था एक डॉलर का भाव। वन डॉलर वाज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 45 रुपए। ठीक है, इस समय। अब सब प्राइम क्राइसिस क्या है, यूरोजोन क्राइसिस क्या है, पेपर टैंट्रम क्या है, ये हम जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी बस आपको बताने का ये उद्देश्य था कि हाँ, ये इस पीरियड में यानी कि 2008 के आसपास से लेकर 2022 यानी कि पिछले करीब 15-16 सालों के आसपास में ये जो रूपी का वैल्यू है वो किस तरह से गिरा है, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और उसमें जो 4 मेजर इवेंट थे वो हम आपके सामने लेके आए हैं, जिनमें कि यूरोजोन क्राइसिस, टेपर टैंट्रम और कोरोना वायरस आउटब्रेक के समय में जो यूएस ने अपने फेडरल रिजर्व की पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, तो ये वो ग्राफ है। इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, केवल देख के समझना है कि हाँ, रूपी का मूवमेंट कब किस प्रकार गया है और उनमें किन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ा है। बताने का मतलब ये है कि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस हुई है उसमें डॉलर महंगा हुआ है, जो अधिमूल्यन हुआ है, जो अप्रिसिएशन हुआ है वो डॉलर का हुआ है, और क्या गिरा है? रूपी। नाउ अब हम बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की। क्यों? क्योंकि आपने समझा कि एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या राइट इंडिकेटर है? ऐसे तो किसी भी कंट्री में कोई चीज पता नहीं चलता कि वो कितना महंगा है या कितना सस्ता। इसके लिए एक तरीका होता है कि हम एक दूसरा मेथड अपनाएं। वो दूसरा मेथड क्या है कि जैसे मान लेते हैं, हम चूज करते हैं कि हमारे पास है एक बर्गर। ठीक है, एक बर्गर, ये हम हैं यूएसए में, और हमारे पास है इंडिया में एक बर्गर। ठीक है,
इस बर्गर की कॉस्ट यूएस में एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं $1 है और इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 40 रुपीज। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हम ये कहें कि जो पैरिटी है वो अगर वस्तु के हिसाब से देखा जाए, अंततोगत्ते रुपए का काम क्या है? सामान खरीदना, वस्तुएं खरीदना, सेवाएं खरीदना। जब भी मैं वस्तु कहूंगा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है। तो अगर केवल एक ही प्रोडक्ट की बात करी जाए एक टाइम में, तो अमेरिका में अगर एक बर्गर की कीमत $1 है और इंडिया में एक बर्गर की कीमत 40 रुपए है, तो क्या हम ये कहें क्या कि हाँ एग्जैक्टली डॉलर 80 रुपए में होना अपने आप में उसकी प्राइस पैरिटी को शो नहीं करता, रुपए की समतुल्यता को शो नहीं करता। तो जो रुपए का या डॉलर का उद्देश्य है वस्तुओं का खरीदना, वो बेसिकली वो बास्केट है। जब भी हम बास्केट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी बास्केट हो सकती है और इसमें हजारों तरीके की वो वस्तुएं वो सेवाएं हो सकती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में लेते हैं। ये कहने का मतलब कि इसमें एजुकेशन की फीस, आपका रेंट, ठीक है, आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर और वो सारा फूड, एक्सेसरीज, क्लॉथ, ये सब कुछ इस बास्केट में आता है। तो हम सबका एक एक यूनिट ले लेते हैं और सेम सेवाएं और गुड्स यहाँ पे N1, N2, N3 के नाम से ले लेते हैं। ये सारे इनपुट सेम है, मतलब ये बास्केट और ये बास्केट सेम है। ठीक है, तो इस बास्केट को खरीदने में इंडिया में कितना रुपए लगता है और यूएस में कितना रुपए लगता है, इंडिया में कितना रुपए लगता है और यूएस में कितना डॉलर लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कह लें, यहाँ पे यूएस डॉलर के हिसाब से $100 लगते हैं और इंडिया में रुपए के हिसाब से 400 रुपए लगते हैं या 4000 रुपए लगते हैं। तो हमको कहना चाहिए कि ये दोनों चीजें आपस में पैरिटी को शो करती हैं। ठीक है, तो ऐसी पैरिटी को, ऐसी तुलना को हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं। क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दर। ठीक है, इसमें बर्गर का उदाहरण है। यदि दो देश किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समानता, विनिमय दर की गणना करने के लिए उन वस्तुओं के एक टोकरी, जैसी टोकरी मैंने आपको पीछे बना के बताई, पर विचार करें जो दोनों देशों में उत्पादित होते हैं और कीमतों की तुलना करें। जैसे कि अभी हमने कीमतों की तुलना करी थी कि अमेरिका में वही बास्केट जिसमें कि वो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उपभोग करते हैं, आते हैं, जो हमें विनिमय दर मिलेगी उसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि भारत में टोकरी की कीमत कितनी है, कहां पे, भारत में, बटे यूएस में टोकरी की कीमत कितनी है, तो हमें अंदाजा पता चल जाएगा। मतलब ये कि इस केस में अगर हम चेक करना चाहें तो भारत में टोकरी की कीमत क्या है, टोकरी में क्या है, अगर हम बर्गर को केवल एक उत्पाद के तौर पे माने तो भारत में ये 40 है, यूएस में $1 है, इतना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी रेट इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, बराबर 40। ठीक है, अगर केवल बर्गर की बात होती तो बात होती हो। पूरी बास्केट है तो हम पूरी बास्केट की सारी वस्तुओं को के भाव को रखेंगे, भारत वाले को ऊपर और अमेरिका वाले को नीचे, और जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको हम बोलेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दर। आई डोंट थिंक यहां तक कोई समस्या है, बिकॉज अभी बात लीनियर चल रही है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। भारत में परचेजिंग पावर पैरिटी में भारतीय अर्थव्यवस्था चीन और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में, और डॉलर में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से यानी कि क्रय शक्ति समानता के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यदि दोनों देशों में मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की दर भिन्न है तो परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दर समय के साथ बदलेगी। कैसे, इस बात को समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर पैरिटी की दर कैसे बढ़ती है। जरा ध्यान से देखिए, डॉलर के केस में $1 का बर्गर मिलता है। ठीक है, रुपए के केस में 40 रुपए का एक बर्गर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी समय इन्फ्लेशन आ जाए और बर्गर की कीमत, मान लीजिए इन्फ्लेशन इंडिया में आया और बर्गर की कीमत हो गई 45। ठीक है, अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं, अमेरिका में यही स्थिति है। तो आपको लगता है कि जो अमेरिकन बायर्स है, जो अमेरिकन कंज्यूमर हैं, वो बर्गर भारत के
खरीदने के बजाय कहीं और खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इन्फ्लेशन का असर है, तो इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब जो आयात निर्यात है वो उसमें प्रभावित होगा कि कौन कहाँ पे जाके बर्गर खरीदेगा। अगर हम एक एक्सट्रीम कंडीशन मान लें और ये मान पहुंच जाए कि हाँ 90 रुपए का एक बर्गर मिलेगा, सेम बर्गर जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो आपको लगता है कि कोई अमेरिकन मूर्ख होगा जो यहाँ पे $1 लेके आएगा, 80 रुपए में कन्वर्ट करवाएगा, फिर और डॉलर खर्च करेगा, तब 90 रुपए जब उसके पास हो जाएंगे तब बर्गर इंडिया में? ऐसा नहीं होगा। इन दैट केस इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन अगर है तो जो उनकी क्रय शक्तियां हैं वो बदलेंगी। यदि दोनों देशों में मुद्रास्फीति की दर भिन्न है, हाँ, तो विनिमय दर समय के साथ बदलेगी। यदि समान मुद्रास्फीति है या कोई मुद्रास्फीति नहीं है, ध्यान दीजिए, यदि मुद्रास्फीति समान है या कोई मुद्रास्फीति नहीं है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति समानता समय के साथ नहीं बदलेगी, स्थिर रहेगी। क्यों बदलेगी? अगर उनके जो पैरिटी है, उनकी जो तुलना है, वो अगर एक ही स्तर पे मेंटेन है, तो जो जहां पे जो वस्तु खरीद रहा था वो वहीं पे खरीदेगा, बाकी चीजें अगर रिमेन सेम है तो। आगे बढ़ते हैं। जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दर के साथ बराबर हो जाता है, अब इस बात को ध्यान देंगे, एनईआर और ट्रिपल पी बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दोनों देशों की मुद्राएं क्रय शक्ति की समानता पर हैं। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। ये कह रहा है कि एनईआर यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट अभी की क्या स्थिति है, मान लेते हैं $1 इक्वल टू 80 रुपए, ठीक है, और इस समय परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट बर्गर के केस में अगर हम देखें तो क्या आया था, $1 इक्वल टू 40 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि अगर नॉमिनल, ध्यान देंगे यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट ट्रिपल पी विनिमय दर के बराबर हो जाए, हाँ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट ट्रिपल पी यानी कि ये बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये कि ये यहाँ पे 40 की जगह 80 हो जाए, तो दोनों कंट्री में बर्गर की प्राइस सेम हो गए। कहने का मतलब कि कोई अमेरिकन चाहे अमेरिका में बर्गर खरीदे चाहे इंडिया में बर्गर खरीदे, उसे उतने ही डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। कोई इंडियन चाहे इंडिया में बर्गर खरीदे या अमेरिका में जाके बर्गर खरीदे, उसे रुपए उतने ही खर्च करने पड़ेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात यहां से स्पष्ट हो जाते हैं और ऐसी स्थिति को हम बताते हैं कि दोनों देशों की मुद्राएं क्रय शक्ति की समानता पर हैं। अब अब अगर हम कुछ पिछले सालों का इतिहास देखें तो हमारे पास 2010 के समय का परचेजिंग पावर पैरिटी रेट है, क्रय शक्ति समानता पर परचेजिंग पावर पैरिटी का रेट है। तो 2010 में ये कितना था, मतलब $1 में जितना सामान मिलता था, $1 में जितना सामान मिलता था, उतना सामान खरीदने के लिए आपको ₹14.599 खर्च करने थे। 2015 में आ जाते हैं और देखते हैं कि $1 में जितना सामान मिलता था, मतलब ये बास्केट N1 N2 NT, ये वाला जो बास्केट है, ठीक है, $1 में जितना सामान मिलता था उतना सामान खरीदने के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने होते, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति क्या है, करीब $21.619। मतलब ये कि $1 में जितना सामान मिलता है उतना सामान अगर आपको भारत में आके खरीदना है तो आपको $21.619 खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या आपको ये ग्राफ याद रखना है? नहीं, आपको इसमें से कोई भी बिंदु याद नहीं रखने, एक्सेप्ट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 2010 का, अच्छा सामने नहीं है क्या, 2010 का, 2015 का, 2021 का, बस देख लीजिए, और अगर याद रखना है तो सिर्फ 2021 का याद रखिए, ठीक है, कि हाँ ट्रिपल पी रेट इंडिया का डॉलर के कंपैरिजन में इसमें कितना है, तो $1 बराबर 21 रुपए का। अब इसके आधार पे यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और आप ट्राई करिए कि इसका सही आंसर तक पहुंचिए, और जो लोग इसके आंसर तक पहुंच चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। कमेंट सेक्शन में जाके बताने के लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन दबाएं
और निर्माण आईएस को फॉलो करें। क्रय शक्ति समानता ट्रिपल पी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों की तुलना कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस करके की जाती है। क्या ये कथन सही है? विचार करते हैं। ट्रिपल पी डॉलर के मामले में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या ये सही है? आप बता सकते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा कि ये थर्ड है। कितना है ये? थर्ड। मतलब ये गलत है, ये गलत, तो ये भी गलत। अच्छा, ये वाला विकल्प जो है ये केवल दो है, ठीक है, दो केवल, है ना, ओनली टू। हाँ, ये वाला विकल्प इसमें गलत है, ओनली टू, तो ये गलत है, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि क्रय शक्ति समानता पर विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की वस्तुओं, तो क्या वस्तुएं होती हैं? हाँ। सेवाएं होती हैं? हाँ। कि एक टोकरी की कीमतों की तुलना तो हम इंडिया और यूएस के कंपैरिजन में तुलना कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, की गणना करके की जाती है, मतलब कथन एक सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये यूपीएससी ने 2019 में पूछा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान था, तो क्वेश्चन आसान ही होते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको चीजें जार्गन से लगती हैं, कठिन कठिन लगते हैं, या रॉकेट साइंस लगता है। आगे समझते हैं। अब बात आती है, हमने एक्सचेंज रेट की बात करी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करी, परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट की बात करी। अब रियल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, जिसे वास्तविक विनिमय दर कहते हैं, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये रियल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से आज हम स्टार्ट। तो व्यापार प्रतिस्पर्धा मूल रूप से रियल एक्सचेंज रेट के द्वारा दर्शाई जाती है। अब ये निकालेंगे कैसे, ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि $1 बराबर 80 रुपए, यानी कि एक बर्गर भारत में 40 रुपए का है और अमेरिका में $1 का है, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये हमने ट्रिपल पी के टाइम में समझा था। वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में यूएस भारत से बर्गर आयात करेगा। कौन? ये अमेरिका वाले भारत से बर्गर आयात करेंगे। इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, क्यों आयात करेंगे। मान लीजिए डोनाल्ड के पास $1 है, डोनाल्ड ने उसे रुपए में कन्वर्ट कराया, उसके पास हो गए 80 रुपए इस भाव से। अब अगर वो $1 में एक बर्गर खरीदता है तो उसके पास एक बर्गर होगा, लेकिन अगर वो अपने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराए इस भाव से और इंडिया आए तो वहां पे 40 रुपए में उसे एक बर्गर मिलता है, मतलब 80 रुपए में दो बर्गर। $1 में दो बर्गर खरीदना एक सही डील है। ऐसी कंडीशन में यूएस वाला पर्सन इंडिया से सामान आके इंपोर्ट करेगा, ठीक है। बर्गर भारत से अमेरिका जाएगा। बात समझ में आती है? आगे देखते हैं। वर्तमान स्थिति में यूएसए भारत से बर्गर आयात करेगा, भारत यूएस को बर्गर निर्यात करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत अमेरिका को बर्गर निर्यात करना जारी रखेगा कि नहीं, यह 3 पैरामीटर पे निर्धारित होता है। इन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वो पैरामीटर हैं जो आपके न्यूज़पेपर की हेडिंग के कोई ना कोई डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर जरूर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो इनमें से एक पैरामीटर हर समय यूज होता है, हर समय, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये हम चेक करते हैं वो पैरामीटर क्या है, और यहां से आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो बनना शुरू हो जाती है। इसलिए इनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये केवल एक लाइनें नहीं है, ये पूरे अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में बर्गर की कीमत बढ़ती है, अमेरिका में अगर बर्गर की कीमत बढ़ेगी, मतलब क्या, ये जो यूएस में $1 का है अगर ये $2 का मिलने लगे तो डोनाल्ड क्या करेगा, अपने $2 इंडिया लेके आएगा, उसे 80 और 80 160 रुपए में कन्वर्ट करेगा और भारत से 4 बर्गर खरीदेगा। तो अमेरिका में एक बर्गर खरीदने से अच्छा है कि वो भारत में 4 बर्गर खरीदे। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का निर्यात है वो अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अमेरिका को निर्यात बढ़ रहा है, अमेरिका को निर्यात है, मतलब सामान भारत से अमेरिका की तरफ, भारत से अमेरिका की तरफ सामान जा रहा है, ठीक है।
इसे हम भारत का निर्यात कह सकते हैं, अमेरिका को निर्यात कह सकते हैं। भारत में बर्गर की कीमत अगर बढ़ती है तो मतलब कहने का, तो आप उस कंडीशन को भूल जाइए, इस कंडीशन में आइए फिर से। अगर भारत में बर्गर 40 की जगह 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 रुपए का हो जाता है, तो डोनाल्ड $1 में एक बर्गर खरीदना पसंद करेगा अमेरिका में, या भारत में आके $1 से अधिक खर्च करके एक बर्गर खरीदेगा? उत्तर है पहला वाला सही। मतलब ये, तब वो भारत से बर्गर नहीं खरीदेगा, तब वो $1 से एक बर्गर अमेरिका में ही खरीदेगा। मतलब ये कहने के कि अगर भारत में पैसे बढ़ते हैं, बर्गर की जो कीमत है बढ़ रही है, तो निर्यात घटेगा। भारत को जो भी निर्यात हो रहा था वो घटेगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर 80 से बढ़कर 85 हो जाए, अगर ये बढ़ता है, अब हम बात इसकी कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये $1 में 80 की जगह 85 मिलने लगे, ठीक है, मतलब ये कि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अमेरिका को निर्यात बढ़ेगा। अभी निर्यात क्यों बढ़ेगा अमेरिका को, ये समझ लेते हैं। पहले डोनाल्ड 80 रुपए लेके आता था और भारत से 2 बर्गर खरीदता था। अब वो $1 लेके आता था, वो 80 में कन्वर्ट करता था और 2 बर्गर खरीदता था। अब $1 लेके आएगा और उसे 80 की जगह 85 ही मिलेंगे, तो मतलब वो 2 से ज्यादा बर्गर खरीद सकता है, थोड़ा सा और, है ना। तो इन 3 पैरामीटर को अगर आपने समझ लिया है, तो हम रियल एक्सचेंज रेट को आगे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं इसको क्विकली आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। पैरामीटर फर्स्ट ये कहता है कि अगर बर्गर की कीमत अमेरिका में बढ़ती है, तो भारत का निर्यात अमेरिका को बढ़ेगा। पैरामीटर नंबर 3 ये कहता है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये वाला, अगर 80 की जगह 85 हो जाए, 100 हो जाए, यानी कि बढ़ता है, तो जो भारत का निर्यात है अमेरिका को वो बढ़ेगा। बस एक कंडीशन में मामला उल्टा है कि अगर भारत में बर्गर की कीमत बढ़ती है, तो अमेरिकन भारत नहीं आएंगे बर्गर। ऐसा हो सकता है तब, अगर भारत में बर्गर 80 रुपए से भी महंगा हो। अगर भारत में 40 रुपए से बर्गर महंगा होकर 50, 60, 70 हो जाए, तो हो सकता है अमेरिकन जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड कहीं और बर्गर ढूंढने जा सकते हैं। हम बर्गर की जब भी बात कर रहे हैं तो हम एक बास्केट की बात, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल एक बर्गर हो सकता है। आप अपने आप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच के ट्रेड में फिट बैठता हो। अब अगर हम 3 पैरामीटर समझ गए हैं, तो हम रियल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा यानी कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस पैरामीटर 1 और 3 में बढ़ेगा, जैसा कि पीछे लिखा था कि अमेरिका में कीमत बढ़ रही है या नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इनमें से अगर कुछ हो रहा है तो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे 1 और 3 में बढ़े, इसलिए भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा यानी कि भारत का जो ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है कि किस समय भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा, उसे हम कॉम्पिटिटिवनेस कहेंगे। अपनी वस्तुओं को अमेरिका में बेचने में कब ज्यादा सक्षम होगा, उसे हम कॉम्पिटिटिवनेस कहेंगे। किसकी? व्यापार की। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, या व्यापार प्रतिस्पर्धा। तो भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा पैरामीटर 1 और 3 में बढ़ रहे हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा इन 3 बातों के प्रोपोर्शन में है, अनुपात में है। यानी कि अगर अमेरिका में बर्गर की कीमत बढ़ती है, तो अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो ठीक है, अगर भारत में कीमत बढ़ता है, अगर भारत में कीमत बढ़ता है, तो इसमें 1 अपॉन लिखेंगे, बिकॉज ये उल्टा है, ये वाला। अगर भारत में बर्गर की कीमत बढ़ती है तो अमेरिका को होने वाला निर्यात घटेगा। तो बढ़ेगा कब? अगर हम इसे 1 अपॉन कर दे मैथमेटिकली, इस कंडीशन में अगर 1 अपॉन भारत में बर्गर की कीमत इन 3 चीजों के अनुपात में है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? यह अनुपात का निशान है, ठीक है।
और इसे हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कह रहे हैं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमेरिका में बर्गर की कीमत, यूएसए में बर्गर की कीमत, बर्गर की कीमत $1 मान लीजिए, तो अभी वही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई 1 अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपन इंडिया में बर्गर की कीमत। इन चीजों के प्रोपोर्शन में हम कह सकते हैं, ये नहीं, इसको अभी हम प्रोपोर्शन ही लिखेंगे, ऐसा इस तरह लिखा जा सकता है। हाँ, तो ये यूएसए है। तो इसी बात को यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि भारत में व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसा होगा, इक्वल टू यूएस में बर्गर की कीमत मल्टीप्लाइड बाय NER यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बटे भारत में बर्गर की कीमत। ये बटे का साइन आ रहा है ना 1 अपान होने की वजह से, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिया में यानी कि भारत में बर्गर की कीमत, ये हमारा कॉम्पिटिटिवनेस का, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का फार्मूला आ गया और इसी को बोलते हैं RER। RER यानी कि रियल एक्सचेंज रेट। क्यों इसको RER कहते हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ही रियल एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, ये बात नीचे लिखी हुई है, रियल एक्सचेंज रेट बराबर NER। अब देखिए, अब समझने की जरूरत है, ये सब बातें अगर आपने समझ में आ गई, इसको आगे हटाया जा सकता है। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, बस इस फार्मूले को, इसमें यूएस में बर्गर की कीमत इंटू NER बटे भारत में बर्गर की कीमत लिखी गई। अगर मैथमेटिकली इसको, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान है, गुणे का निशान, बटे में ले जाया जाए तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, NER बटे भारत में बर्गर की कीमत। ठीक है, अगर हम इसको यूएस वाले को इसके भी नीचे लिख दें, इसका उद्देश्य क्या है ये मैं अभी आपको एक मिनट में बता दूंगा, इसका ऐसा लिखने की कीमत क्या है, यूएस में बर्गर की कीमत अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हम इसको निकालेंगे तो ये अपने आप NER के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना। तो ये बस लिखने का तरीका है, मैथमेटिकली एडजस्टेड है। तो RER बराबर NER बटे भारत में बर्गर की कीमत बटे अमेरिका में बर्गर की कीमत, ऐसा लिख दिया, कोई समस्या नहीं ना। क्यों, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, इसे हम बोलते हैं, इस चीज को, केवल इतने वाले पार्ट को, केवल इतने वाले पार्ट को, इतना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। ठीक है, मतलब ये कि RER बराबर NER बटे परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दर। तो इससे ये हमारा फार्मूला आ गया, अगर हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट है तो हम उससे RER आराम से निकाल सकते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं। अब हम उस पैरामीटर में पहुंचने वाले हैं जहां से हम ये निर्धारित करेंगे कि कब रुपए की प्राइस बढ़ेगी, रुपए का कब अप्रिसिएशन होगा, अधिमूल्यन होगा, कब उसका डिप्रिसिएशन होगा यानी कि अवमूल्यन होगा, वो हमको यहां से अब समझना आएगा। ठीक है, या कौन सा देश किसको गुड्स एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा, हम वो बात भारत और अमेरिका की परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे, वो यहां से स्थापित होगा। क्योंकि भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि RER बराबर यूएस में बर्गर की कीमत मल्टीप्लाइड बाई NER बटे भारत में बर्गर की कीमत। ये हमने इस फार्मूले से निकाला था, अगर आप भूल गए हैं तो हम फिर से आपको दिखा सकते हैं इस फार्मूले से, कि भारत में जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो अमेरिका में बर्गर की कीमत अगर बढ़ रही है या नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो उसके गुणक में होगा और एक बटे यानी कि उसके विभाजन में, भाग में होगा कि भारत में बर्गर की कीमत, ये वाले फार्मूले से। ठीक है, यही चीज आगे लिखी हुई है, यूएस में बर्गर की कीमत मल्टीप्लाइड बाई NER नॉमिनल एक्सचेंज रेट बटे भारत में बर्गर की कीमत। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है,
यहाँ पे ये क्या है, NER लिखा है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिखा है, ये यूएस में बर्गर की कीमत लिखा है, और ये इंडिया में बर्गर की कीमत लिखा है। ठीक है, बर्गर की कीमत, ये NER है, ये एक जो है 1, ये क्या है, यूएस में, यूएस में बर्गर की कीमत है $1 और इंडिया में 40 रुपए का एक बर्गर है, तो 40 इंडिया है। तो अगर हम इस हिसाब से बर्गर के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, बर्गर को पैरामीटर मानते हैं, तो उस कंडीशन में जो रियल एक्सचेंज रेट होगा, या यानी कि वास्तविक विनिमय दर जो आएगा, वो आएगा 80 गुणे 1/100। रियल एक्सचेंज रेट, ये बात आपने समझ ली, तो इसमें से कुछ चीजें हटा देते हैं। हाँ, बस इतना याद रखना है, ये NER लिखा है, ये यूएस में बर्गर की प्राइस लिखी है, ये इंडिया में बर्गर की प्राइस लिखी है। ठीक है, तो रियल एक्सचेंज रेट जब तक एक से ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 2 है ना, तो जब तक एक से ज्यादा रहेगा, भारत अपने बर्गर को अमेरिका को निर्यात करना जारी रखेगा। क्यों, ये समझते हैं। ये जो नंबर है, ये एक से ज्यादा कब तक रहेगा, जब तक कि भारत में बर्गर की कीमत 80 ना पहुंच जाए, 40 से बढ़कर। मतलब ये कि अगर 60 रहेगा तो भी ये 1.5 निकलेगा। कैसे, 80 गुणे 1/60, ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 6 1 6 और 2 तो 6 3, तो ये करीब 1.3 के आसपास आएगा। ऐसी कंडीशन में ये RER 1.3 आया, तो 60 रुपए में अगर बर्गर भारत में मिलेगा तो भी अमेरिकन भारत आके बर्गर खरीदेंगे, इन कंपेयर टू 80 रुपए का अमेरिका में बर्गर खरीदने के। मतलब $1 बराबर 80 रुपए, तो अमेरिका में बर्गर की कीमत 80 रुपए हुई ना। तो अगर भारत में 60 में है तो 60 में, यानी कि जब तक भारत में ये प्राइस 80 ना हो जाएगी, यानी कि 80, ये NER है, मल्टीप्लाई 1, और भारत में जब बर्गर की कीमत 80 हो जाएगी, तो अमेरिकन से भारत में बर्गर क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, और ये कैलकुलेशन है इक्वल टू 1। इसलिए ये लिखा है, यदि रियल एक्सचेंज रेट 1 के बराबर हो जाता है तो निर्यात और आयात बंद हो जाए। निर्यात और आयात बंद हो जाए। ठीक है, यदि रियल एक्सचेंज रेट 1 से कम है, अब 1 से कम कब होगा, जब भारत में बर्गर की कीमत, अमेरिका में बर्गर की कीमत है 80 रुपए, मतलब $1, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब भारत में अगर बर्गर की कीमत 80 से ज्यादा हो जाए, यानी कि 100, तब जो ये नंबर आएगा, ये आएगा कितना, ऐसे कट गया, और 0.8। ठीक है, यदि RER 1 से कम है, 1 से कम हुआ, तो अमेरिका भारत को अपना बर्गर का निर्यात करना शुरू कर देगा। अमेरिका भारत को, मतलब मामला उलट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब भारत में बर्गर 100 रुपए का है, अमेरिका में 80 का है, तो जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी मोदी जी के साथ बैठ के जाएंगे और बर्गर अमेरिका में खाएंगे, क्योंकि भारत में बर्गर महंगा है, अमेरिका में बर्गर, वो उस नंबर से आपको पता चलता है। ठीक है, नौ, इसलिए रियल एक्सचेंज रेट दो देशों के बीच निर्यात प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करता है। Port competitiveness is determined by real exchange rate। जब रियल एक्सचेंज रेट 1 है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट PPP के बराबर है। इसी में समझ लेते हैं, रियल एक्सचेंज रेट 1 होने के लिए क्या चाहिए, ये बटे में 80 आए, है ना, ये आपने समझ लिया। अब अगर बटे में 80 आ जाए, मतलब ये कि रियल एक्सचेंज रेट 1 हो जाए, यहाँ पे करिए 80 आ जाए, यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 18, तब रियल एक्सचेंज रेट आएगा 1। ये कंडीशन आ गई। या नॉमिनल एक्सचेंज रेट बराबर विनिमय दर हो जाए। ठीक है, दूसरा नॉमिनल एक्सचेंज रेट बराबर विनिमय दर हो जाए, मतलब कहने का क्या, ये आप समझ गए, बस इसको याद रखना है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट अभी कितना है, बराबर 80, ट्रिपल पी रेट भी 80 हो जाए,
ठीक है, मतलब ये कि उस बास्केट की कीमत इंडिया में और अमेरिका में, बास्केट की कीमत ये बता रहा है ना, इंडिया में 80 है और अमेरिका में 80 है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बास्केट की कीमत 80 रुपए है और अमेरिका में भी 80 रुपए है। ऐसा हमने क्यों कहा? बिकॉज वहां पे $1 की है, तो $1 बराबर 80 रुपए है। तो मतलब ये कि जो बास्केट की कीमत है वो इंडिया में और अमेरिका में बराबर है। ऐसी कंडीशन में ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ आ जाती है, तो रियल एक्सचेंज रेट अगर 1 है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट ट्रिपल पी विनिमय दर के बराबर है, ये बराबर का साइन है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मुद्राएं क्रय शक्ति समता पर हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मुद्रा में मापे जाने पर, मतलब चाहे हम तब डॉलर में चीजें खरीदें इंडिया में अमेरिका में, चाहे हम रुपए में चीजें खरीदें इंडिया में अमेरिका में, दोनों देशों में कि जो कीमतें हैं वो समान होंगी। इसका ये मतलब है। किसी कोई डाउट हो तो इसे दोबारा कंफर्म किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि रियल एक्सचेंज रेट 1 होने के लिए इंडिया में प्राइसेस का 80 रुपए आना जरूरी है उसी बास्केट का। ठीक है, एनी आर यहाँ पे 80, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम इंडिया में ये जो प्राइस है 80 आ जाए तो ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अमेरिका वाले अमेरिका में वही गुड्स खरीदेंगे या इंडिया में खरीदेंगे तो उनको बराबर पड़ेगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या बात करी यहाँ पे कि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, फिर से देख लेते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बराबर ट्रिपल पी रेट हो जाए, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर 80 है तो ट्रिपल पी रेट भी 80 हो जाए, तो भी बात वही की वही हो गई कि जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं N1 N2 वो वाला याद है, इसमें मैंने एजुकेशन वगैरह सब कुछ रखा था। तो चाहे हम डॉलर में इंडिया में चीजें आके खरीदें चाहे अमेरिका में, या रुपए में हम चाहे इंडिया में चीजें खरीदें या रुपए में अमेरिका में खरीदें, सब प्राइसेस बराबर। ऐसी कंडीशन में ये कीमतें समान होंगे। अब ये तो बात रही भारत और अमेरिका के कंटेक्स्ट में। जरा इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हमें एक नई स्लाइड चाहिए। अभी हमने बर्गर के प्राइस के माध्यम से अभी हमने बर्गर के प्राइस के माध्यम से इंडिया और अमेरिका की कंपैरिजन करी। ठीक है, इंडिया एंड यूएस के कंपैरिजन करें। लेकिन भारत क्या सिर्फ इंडिया और यूएस से चीजें परचेज करता है? ध्यान देना है, क्या भारत सिर्फ इंडिया और अमेरिका से चीजें परचेज करता है? शायद आंसर है नहीं। क्यों? यहाँ पे जापान है, आपका फेवरेट कंट्री है चाइना, सॉरी नॉट फेवरेट, पाकिस्तान, यूके, है ना, और ऐसी कई कंट्रीज हैं, मोर देन 100 जिनसे भारत एक्सपोर्ट करता है। और ये एक्सपोर्ट भले वो डॉलर के प्राइस पे जाके होता है लेकिन अलग अलग कंट्री से करता है। तो जो कब अभी हमने परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया और यूएस के परिप्रेक्ष्य में देखी, अगर वही परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया और जापान, इंडिया यूके और इन सारे देशों के बारे में करना हो तो हमको जरूरी ये होगा कि हम रियल एक्सचेंज रेट इन सारे देशों का अलग अलग निकालें और एक्सपोर्ट करें। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम अपनी एक कॉमन बास्केट बनाएं, मतलब कॉमन बास्केट, ये हमारी टोकरी है, ठीक है, जिसमें N1 N2 N3 ये सब गुड्स हैं, N4 गुड्स एंड सर्विसेज, N6 एक्सेट्रा, है ना, N8 N11 ये सब गुड्स हैं और ये इन सारी कंट्री में होता है, जितनों के मैंने नाम लिए या जितनों से भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ठीक, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा और वो एवरेज होगा प्रभावशाली दर, उसको हम बोलते हैं। रियल एक्सचेंज रेट के कंटेक्स्ट में अगर हम सबका अलग अलग निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रभावशाली दर आ जाएगा हमारा। मतलब ये कि इन्वेस्टर्स के लिए समझना आसान हो जाएगा ग्लोबली, वो चाहे फिर जापान के इन्वेस्टर हों, चाहे वो अमेरिका के इन्वेस्टर हों, चाहे वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हों, चाहे वो चाइना के इन्वेस्टर हों, चाहे वो साउथ कोरिया के इन्वेस्टर हों, चाहे वो फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटाली, स्पेन, एनीवेयर, कहीं के भी इन्वेस्टर हों, उनको वो समझना आसान हो जाएगा। क्यों? हमने सारी कंट्रीज का एक वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज।
ठीक है। तो जो वेटेड एवरेज निकाला उसे हम रियल एक्सचेंज रेट नहीं कहते, उसे हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है। हाँ, हम यहां पे थे, बस इस जगह ध्यान देना है। अब यदि भारत अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ केवल एक पैरामीटर के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा को मापना चाहता है तो उसे वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की गणना करता है, जो कि अपने व्यापारिक भागीदार यानी कि जितने देशों को मैंने नाम लिया उसे उसमें सारे मिला के जिनसे भारत कभी न कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, भारित औसत इसको बोलते हैं। वेटेड एवरेज को हिंदी में बोलते हैं भारित औसत। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने पीछे सिर्फ वेटेड एवरेज बोला था, ये व्यापार मूल्य के संबंध में है। ठीक है, तो उसे हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने देखा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि रियल एक्सचेंज रेट को जब हम कई कंट्रीज यानी कि जिनके साथ हमारा ट्रेड होता है उन सारी कंट्रीज के साथ एक वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं तो वो हमारा होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उसी तरह अगर हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट का वेटेड एवरेज निकालें सारी कंट्रीज के साथ मिला के तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर। इसी प्रकार यदि भारत अन्य देशों के समूह में अपने संबंध की नॉमिनल एक्सचेंज रेट की गणना करना चाहता है यानी तो वो क्या करेगा, वेटेड एवरेज निकालेगा उन सारे देशों के साथ जिससे उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या करेंसी एक्सचेंज होता है, तो यह नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। अब जब भी मैं नीर बोलूंगा आप नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर पर ध्यान देना। नीर की गणना कर सकता है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपना अटेंशन थोड़ा सा तेज रखिए और अपना फोकस थोड़ा सा बनाए रखिए और थोड़ा सा लिख लिख पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आरबीआई ये भारत की मॉनेटरी अथॉरिटी है, आप में से जिसको नहीं पता। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को प्रति रुपए के संदर्भ में मापता है, थ्री का हैवी वेट पॉइंट। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब भी न्यूज़पेपर में कोई ग्राफ आता है कि रुपी अप्रिसिएट हुई या डिप्रिसिएट हुई तब ये पैरामीटर यूज हो। मतलब ये कि आरबीआई एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं ऐसा चेक नहीं करता, एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं ऐसा आरबीआई चेक नहीं करता। तो क्या करता है वो चेक करता है एक रुपए में कितने डॉलर होते हैं। ठीक है, दशमलव में आएगा, बात उलट गई, दशमलव में आएगा। आरबीआई चेक करता है कि एक रुपए में कितने डॉलर होते हैं तो 1/80 या दशमलव में इतना आ जाएगा। तो ये हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डॉलर के कंटेक्स्ट में, इन टर्म्स ऑफ डॉलर। रुपए की कंटेक्स्ट में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर हम चेक करेंगे तो पीछे हमने देखा था कि एक डॉलर बराबर 2 रुपए आया था, तो उस हिसाब से एक रुपए बराबर कितना डॉलर आएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 डॉलर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नीर और रीर के लिए दो अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं। आप में से सभी ने ये वाले ग्राफ न्यूज़पेपर में कम से कम 10-10 बार देखे होंगे और जो लोग पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं उन्होंने कम से कम 50 बार देखा होगा। ठीक है, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया होगा कि इस ग्राफ की रीडिंग कैसे करनी है। अगर आरबीआई कहता है कि रूपी अप्रिसिएट हुआ या रूपी डिप्रिसिएट हुआ, रूपी का अवमूल्यन हुआ या अधिमूल्यन हुआ, तो ये आप कैसे समझेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको ये सूचकांक समझना जरूरी है। ठीक है, कि आरबीआई नीर और रीर के लिए दो अलग अलग सूचकांक बनाता है। मान लीजिए, ये नंबर याद रखना, इतने डॉलर प्रति रुपए को 100 मान लिया जाए। अब ग्राफ बनाना है तो हम मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ ना कुछ तो लेंगे, उसे 100 मान लिया जाए। कितना, एक रुपए में जितना डॉलर है उसको 100 रुपए मान।
कभी भी 2020, 21, 19 उससे मतलब नहीं, किसी विशेष वर्ष में। अर्थात यदि ये बढ़ेगा तो 100 भी, ये संख्या भी बढ़ेगी। ग्राफ में अगर हम ग्राफ में कोई पॉइंट है जिसको हमने 100 कहा, 100 कहा, और हमारा ये नंबर बढ़ रहा है तो 100 बढ़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये ध्यान दीजिए कि ये नंबर सिग्निफाई क्या करता है। 1 रुपए में इतने डॉलर हैं। अगर 1 रुपए में हमें ज्यादा डॉलर मिलने लगे, इतना बस देखना है, इतना। अगर 1 रुपए में हमें ज्यादा डॉलर मिलने लगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि रुपया मजबूत हुआ, डॉलर सस्ता हुआ, क्योंकि अब हम 1 रुपए में ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं, मतलब रुपए मजबूत हुआ, रुपए का अधिमूल्यन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं ना। कोई डाउट नहीं है वहां तक। तो मान लीजिए कि जब ये संख्या किसी विशेष वर्ष में ये संख्या बढ़ेगी, यानी कि 1 डॉलर में, सॉरी 1 रुपए में जितने डॉलर हैं, अगर ये बढ़ेगा तो ये संख्या भी बढ़ेगी ग्राफ में, ठीक है। और कहा जाता है कि रुपए का अधिमूल्यन हुआ, यानी कि रूपी अप्रिसिएट हुआ इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि 0.5 को 100 लिखा जाए, ये वाला जो 0.5 हमने निकाला था रियल एक्सचेंज रेट के कंटेक्स्ट में, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के टर्म्स में अगर 0.5 बढ़ेगा तो कहने का मतलब ये है कि 1 रुपए में हमें ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं, मतलब रुपए का क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब अधिमूल्यन हो रहा है ना। और डॉलर का डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि अवमूल्यन हो रहा है। जब भी देखो दो करेंसी आमने सामने है तो किसी की एक बढ़त दूसरे की घटत मानी जाती है, या किसी की एक घटत दूसरे की बढ़त मानी जाती है। तो आते हैं इसको समझते हुए। उसी तरह मान लीजिए कि 0.5 को 100 मान लिया जाए, इस वाले 0.5 को किसी विशेष वर्ष में, जिसका अर्थ है कि जब ये बढ़ता है तो ये संख्या 100 बढ़ेगी, और हम कहेंगे कि रुपए का अप्रिसिएशन हो रहा है, अधिमूल्यन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रील। तो भारत की निर्यात कम प्रतिस्पर्धी होगी, ये अलग से इसको समझते। अब निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात है। हालांकि ये चीजें हम जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा हमको ध्यान से पढ़ना है चीजें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आ गया तो इसे आप समझ जरूर लीजिए, ताकि कल से आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो चीजें आपको दिखाई दें, है ना, कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या होता है, ठीक है। ये एक बास्केट ऑफ गुड्स है। अच्छा रुकिए, बास्केट बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ये एक बास्केट ऑफ गुड्स है, ठीक है। N1, N2, N3, ऐसा इसमें ढेर सारा सामान है। वही बास्केट ऑफ गुड्स जो हमारी डेली लाइफ की चीजें होती हैं, ठीक। इसकी प्राइस अमेरिका में $1 है, $1 है। और इसी बास्केट की प्राइस इंडिया में ₹40 है, ठीक। अमेरिकन के लिए क्या अच्छा होगा कि वो अपना $1 रुपए में कन्वर्ट कराएं, कितना उनको मिलेगा, 80, ठीक है। और 80 रुपए लेके आए और इस तरह की दो बास्केट लेके, एक बास्केट से क्या फायदा होगा, उसे दो बास्केट लेके आए, है ना। लेकिन अगर रुपए की वैल्यू बढ़ गई, और बढ़त को हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा अमाउंट मान लें, तो रुपए की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि अब उन्हें $1 में 40 रुपए नहीं मिलेगा, अब उन्हें $1 में मान लेते हैं 30 रुपए मिलेगा, क्योंकि रूपी की वैल्यू बढ़ी, यानी कि रूपी महंगा हुआ। देखो रूपी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है रूपी महंगा हुआ, ठीक है। डॉलर सस्ता हुआ उसके कंपैरिजन में। तो अगर रूपी की वैल्यू अब 30 रुपए हो गई, बट ये बास्केट खरीदने के लिए चाहिए 40 रुपए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हम इसको छेड़छाड़ नहीं करते, यहाँ पे रुपए 40 ही है, और ये 40 नॉमिनल एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में जाएंगे। अगर इस समय बाद में इस पे बाद में आते हैं। अगर रूपी का वैल्यू अप्रिसिएट हो जाए तो ये बास्केट इंडिया में कितने की मिलेगी, 40 की। इसकी इसकी जो प्राइस है वो ₹40 ही रहेगा, लेकिन एक्सचेंज रेट के मार्केट में $1 में 40 की जगह 80 की जगह अब उनको कम मिलेगा,
$1 में अब उनको 80 की जगह कम मिलेगा। पहले जो 80 मिलता था अब वो 80 नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा, मान लेते हैं 60 मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अमेरिकन अपना डॉलर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें 60 रुपए मिलेगा, और जो वो 2 बास्केट लेके जाते थे वो अब 2 ना ले जाके 1.5 इतना बास्केट ले जाएंगे। ठीक है, एक और आधा इतना लेके जाएंगे। मतलब ये कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वो कम हो गई। क्यों? जब उन्हें कम सामान भारत में मिलेगा उतने ही करेंसी खर्च करने में, तो वो सोचेंगे ना कि भारत में खर्च करने से अच्छा है किसी और देश में जाके खर्च कर लो, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, कहीं और जा सकते हैं। मतलब ये कि जब रूपी अप्रिसिएट होता है तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घटता है। जिनको समझ में आया ठीक, जिनको नहीं समझ में आया वो फिलहाल के लिए रट्टा मारें और आगे बढ़े। दूसरा तरीका है कि वो हमसे आके मिले और चीजें जो है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से जहां जहां गैप आ रहा है वो पॉइंट दर पॉइंट चीजों को क्लियर करें। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी करेंसी हो, अगर हम रुपये की बात करते हैं, अगर इसका अप्रिसिएशन हो रहा है, अधिमूल्यन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मैं लिख नहीं रहा हूं वो बोल जरूर रहा हूं इसलिए लिखते चलो। तो ये क्या सिग्निफाई करेगा कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो घटेगा। रूपी की अप्रिसिएशन से भारत का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घटेगा। क्यों? क्योंकि अब अमेरिकन को रूपी भारत में महंगा मिलेगा। बस इतनी सी बात इसमें आते हैं। यहां पे ये लिखा है, उसी तरह मान लीजिए कि अगर 0.5 को 100 में, ठीक है, यहां तक हम समझ गए, तो रूपी का अधिमूल्यन होगा। अधिमूल्यन होगा मतलब अप्रिसिएशन होगा, मतलब भारत का निर्यात प्रतिस्पर्धा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, घटेगा। ठीक है, घटेगा, कम होगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये है वो ग्राफ जो आरबीआई टाइम टाइम पे पब्लिश करती है, और खास तौर से जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है उस समय ये ग्राफ जरूर आता है। बिकॉज उस समय हमको हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीडिया के द्वारा और भारतीय नागरिकों के द्वारा कि ये जो आरबीआई ने पॉलिसी अडॉप्ट करी है उसमें किन किन चीजों को फैक्टर लिया गया है, रुपी अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन को लिया गया है कि नहीं इन कंपेयर टू डॉलर। तो आरबीआई के लिए जरूरी होता है कि, और ये कितने कंट्रीज पे बना है, अगर हम 2019 की बात करें, ये 2017-18 के बेस पे है, 2019 में आया है, 2019 तक का इसमें डेटा है। और रियल एक्सचेंज रेट का जो इनपुट लिया गया है वो 2017-18 के वर्ष पे लिया गया है। और उस समय जो मैंने बोला था ना 100 मान लिया जाए, $1 में कितने डॉलर होंगे, एन डबल ई आर के कंटेक्स्ट में उसे 100 माना जाए, और RER के कंटेक्स्ट में $1 में कितने डॉलर होंगे उसको 100 माना जाए। तो एक ग्राफ ड्रा किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इस ग्राफ में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसी तरह नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का और ये है नॉमिनल का। ठीक है, अब इसको देखिए कि ये लगभग एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, कभी एन डबल ऊपर है और RER नीचे। मतलब ये कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कभी अधिक है, कभी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अधिक है जब हम 100 के कंपैरिजन में दोनों को लेते हैं। तो ऐसा क्यों? देखो, जब भी इन्फ्लेशन एक कंट्री में ज्यादा होगा तो नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बीच में अंतर बढ़ेगा। जब भी कम होगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट, इन्फ्लेशन इस समय कम था, इन्फ्लेशन इस समय कम है। ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है। तो ये कब ऊपर कब नीचे है ये क्या दिखाता है, जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऊपर है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीचे है, इसका मतलब इन्फ्लेशन अमेरिका में ज्यादा है। जब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भारत में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के नीचे है, मतलब इन्फ्लेशन इंडिया में ज्यादा है।
अब अगर आपने ये समझ लिया तो इससे अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं जानना इस मैटर में। आपको जब भी ग्राफ आएगा आपको देखते ही मतलब पता चलेगा ये पॉइंट कहां से लिए गए हैं, ये 100 क्यों लिखा गया है, 102 क्यों लिखा गया है, 98 या 104 क्यों लिखा गया है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि 1 रुपए में कितने डॉलर हैं, हाउ मेनी डॉलर्स। उनको जो भी आया था, मान लीजिए दशमलव में 012 करके कुछ भी आया था, उनको अगर हम 100 मान लें तो ये 100 जो मान लिया गया है वो 100 यहाँ पे है और ग्राफ उसके अनुसार बना। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन 36 कंट्रीज। कोई डाउट मिलिए और पूछिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 31 अगस्त 2022 की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स की जो भी चीजें हैं, खास तौर पे अभी चूंकि हम फंडामेंटल से डिस्कस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो हम साथ में आपको समझाते चलेंगे। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि इतना समझ में आने के बाद आपको इकोनॉमी इतना इजी लगने लगेगा कि आपको लगेगा कि इट वाज नेवर इजियर देन दिस टाइम। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट में फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें कि करंट रेट, डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड मोर, वो सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। मैंने आपसे बोला था ना ये चीजें आरबीआई को रिस्पॉन्स करना होता है तो मीडिया वाले ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य यही था कि जो चीजें करंट अफेयर में चलती है वो भी उसी तरह चलती हैं जिस तरह हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चल रहे होते हैं। नाउ रुपया डॉलर विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस को दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छा, क्योंकि अपने आप में ये हॉट टॉपिक है, पूरे साल न्यूज में रहता है। इस समय तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में है। क्यों? रसिया यूक्रेन वॉर के बाद फिर से अमेरिकन डॉलर मजबूत हुआ, रुपए कमजोर हो गया, कमजोर होते होते एक समय तो 84 रुपए तक पहुंच गया था। तो ऐसी कंडीशन में इस बात के बहुत चांसेस हैं यूपीएससी आपसे फिर इस साल क्वेश्चन पूछे। तो मैंने फिर क्यों बोला? बिकॉज 2022 में पूछा। हाँ, रसिया यूक्रेन वार की आहटें और उसके परिणाम स्वरूप जो करेंसी डिप्रिसिएशन होना था कंट्रीज में, उसकी वजह से यूपीएससी ने पहले ही 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आगे नहीं पूछा जा सकता। वो क्वेश्चन कहने का मतलब सेम टू सेम नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से है। और इस एरिया में यूपीएससी ने बार बार अप्लाइड क्वेश्चन पूछे। अगर मैं सही हूं तो लास्ट 20 ईयर में उसने कम से कम 10 अप्लाइड क्वेश्चन, मतलब हर 2 साल में एक अप्लाइड क्वेश्चन इस सेक्शन से जरूर आता है। और अगर लास्ट 7 ईयर्स की बात करें तो कम से कम 5 टाइम्स यूपीएससी ने अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन पूछे, जबकि उसने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे हैं। क्या प्रूफ है? मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन मैं कुछ दिखाऊं उससे पहले ये जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा अभी फिनिश कर लें। हालांकि ये मैं एक्सपोर्ट वाले के टॉपिक में पढ़ाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं फंडामेंटल्स वाले में इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर एस्पायरेंट्स जो हमसे रेगुलर मिलते हैं उन्होंने ये बताया कि उनको न्यूज़पेपर को पढ़ने में, उसको समझने में दिक्कत आ रही है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इन चीजों को हम पहले ताकि आपको न्यूज़पेपर आसानी से। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, तो उसमें से एक जरूरी फैक्टर है इन्फ्लेशन। जैसे किसी जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। इसलिए मुद्रा स्फीति किसी भी मुद्रा की ताकत के विपरीत रूप से संबंधित होता है। मुद्रा स्फीति जितनी अधिक होगी देश की मुद्रा उतनी कमजोर होगी। दो डाउट आएंगे आपके सामने जब आप इसे एप्लीकेशन बेस पे समझोगे, और ध्यान से समझना क्योंकि इससे ज्यादा इस पॉइंट को लेके यूपीएससी आपको फंसा नहीं सकती क्योंकि उससे ज्यादा होता ही नहीं। मतलब ये डीपर लेवल है। ठीक है, इसको दो तरीके से देखिए। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन है तो उसका मतलब क्या, क्या रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है? उत्तर है वो बाद में इंपैक्ट करेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बास्केट थी आपके पास
उस बास्केट की कीमत जो पहले 40 रुपए था, अब वो 50 हो गया, 60 हो गया, कुछ भी, लेकिन वो महंगा हुआ। मतलब ये कि इन्फ्लेशन होने से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जबकि इसी पीरियड में रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट में रूपी के भाव घटेंगे। पीछे मैंने बताया था कि जब भी रूपी का अवमूल्यन होता है, रूपी की मजबूती कम होती है, घटती है, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ में ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है, ये उस तरह काम नहीं करता। हाँ, यहाँ पे रूपी की वैल्यू जरूर गिरेगी और उसके प्रभाव के तौर पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। उसका कारण है कि हमारी बास्केट N1 N2 वाली बास्केट महंगी हो रही है, 40 की जगह 50 60 70 कुछ भी हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन है, ये करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं है। अंतर याद रखना। दूसरा पॉइंट, उच्च ब्याज दरें, हाई इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट्स का मतलब, आप पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक आपको कुछ ब्याज से आपको इंटरेस्ट देता है, ये वही इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर ब्याज दरें ज्यादा हैं तो अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करती है। मान लीजिए स्टेट बैंक 100 रुपए रखने में 1 साल में 4 रुपए का ब्याज देते हैं, ठीक है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व 2% का इंटरेस्ट देता है, तो डोनाल्ड के लिए इजी होगा कि डोनाल्ड इंडिया आए, अपने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराए और कन्वर्ट करा के उसे स्टेट बैंक में जमा कर दे। मतलब ये कि जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो पैसे को खींचता है, ठीक है। भले ही रुपए का विनिमय दर $1 के मुकाबले में 90 रुपए हो जाए, मतलब ये कि रूपी का भले अवमूल्यन हो जाए, अर्थव्यवस्था की मजबूत बने रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये निर्यात पर इसका लाभ होगा, हालांकि इसमें आयात नहीं हो सकता। मतलब ये कहने का कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है या लो इंटरेस्ट रेट है, दोनों कंडीशन को हम समझ रहे हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट की कंडीशन में इन्वेस्ट भारत में आ रहा है, ठीक है, तो इससे मुद्रा को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम अमेरिका की केस में बात करें, अगर अमेरिका की करेंसी मजबूत होती है तो भले ही रुपए की विनिमय दर $1 के मुकाबले 90 हो जाए, उल्टा केस में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हेल्प करने की उम्मीद रहती है। कैसे? क्योंकि ये निर्यात को लाभ दे सकता है और ऐसे और आयात महंगा हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट का किस चीज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज को आप जब तक एक एक इनपुट पे चेक न करें तब तक कंक्लूड न करें। पब्लिक डेप्ट, अगर डेप्ट का तो मतलब होता है उधार। पब्लिक डेप्ट का मतलब है वो उधार जो सरकार ने लिया हो, वो अपनी मार्केट से हो सकता है, बाहर की बाजार से हो सकता है। जैसे भारत अमेरिका से अगर उधार लेता है, इंग्लैंड से अगर उधार लेता है, आईएमएफ से उधार लेता है, वर्ल्ड बैंक से उधार लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लेता है, तो उसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। देश की किसी देश का सार्वजनिक ऋण जितना अधिक होगा, दीर्घावधि में मुद्रास्फीति प्रवेश करने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। उदाहरण के तौर पे हम इसका श्रीलंका का उदाहरण देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में स्टैब्लिश किया जा सकता है, इसको मैथमेटिकली हम आगे एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी देश में जितना ज्यादा उधारी होगा, मतलब ये कि वहां की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो वीक है, वहां जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, और डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, तो इसलिए हमारे हमारे पास चीजों को अफोर्ड करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बचता है कि वो कहीं पे जाके डेप्ट ले, उधार ले, और इसे ऐसे डेप्ट को हम गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डेप्ट को यहाँ पे हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं। पब्लिक डेप्ट या सार्वजनिक ऋण। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में प्रवेश करने की संभावना बढ़ी रहती है, और जिसके कारण उस देश का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है 2022 के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या है, ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत डिटेल में समझेंगे, इसके एक एक फैक्टर समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक देश दूसरे देश को जो सामान बेचता है या सर्विसेज बेचता है, दूसरा देश जो उसको अफोर्ड करता है, या इसका उल्टा, ऐसी चीजों को हम जिस अकाउंट में लिखते हैं उनको हम करंट अकाउंट कहते हैं। यानी कि ये दो देशों के बीच में मेंटेन किया जाता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में भी मेंटेन किया जा सकता है। जैसे हम भारत और आसियान की बात करें तो दूसरे सामने 10 देश होते हैं, एक तरफ भारत होता है, और उनके बीच का हम करंट अकाउंट डेफिसिट का अकाउंट क्रिएट करते हैं।
ठीक है। बाकी की चीजें जब हम IMF WTO वाले चैप्टर करेंगे तो वहां पे आपको एक एक चीजें बताई जाए। चालू खाता घाटा है, अगर जैसे भारत का घाटा है इसमें किसी के साथ, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर केवल चाइना पता है तो कमेंट करिए, चाहे ना करिए। कुछ और पता है तो जरूर करिए। किसी देश के चालू खाते के घाटे का मतलब है कि विदेशी व्यापार जितना कमा रहा है, विदेशी व्यापार से जितना कमा रहा है उससे अधिक खर्च कर रहा है। मतलब ये कि भारत अगर अपना सामान बेच के 80 रुपए कमा रहा है और खरीदने में ये बेच कर है, और खरीद कर अगर वो 100 रुपए खर्च कर रहा है, घाटा कितने का आएगा? 20 रुपए का। ठीक है, तो इस घाटे को हम करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार से जितना कोई देश कमा रहा है उससे अधिक खर्च कर रहा है, तो ज्यादातर मामले में चालू खाता घाटा को कवर करने के लिए विदेशी संस्थाओं से और अधिक उधार लेता है। ऐसी कंडीशन में यानी कि इस डेप्ट को कम कर, ये जो 20 रुपए का उसका घाटा है कवर करने के लिए वो दूसरे देशों से या IMF से और उधार लेता है। देश अधिक विदेशी मुद्रा की मांग करता है, मतलब ये ऐसी कंट्री में वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में वो कंट्री और ज्यादा डॉलर की डिमांड रखेगा। किसके सामने? अमेरिका के सामने कर सकता है, किसी भी कंट्री के सामने कर सकता है जिससे उसके बायलैटरल रिलेशन अच्छे हैं, या IMF के पास जा सकता है, विदेशी मुद्रा की मांग करेगा। और ऐसी सिचुएशन में जब भी विदेशी की मुद्रा की मांग करेगा तो विदेशी मुद्रा महंगी होगी और उसकी जो अपनी लोकल करेंसी है वो सस्ती होगी। यानी कि अधिमूल्यन किसका हुआ? विदेशी करेंसी का। अवमूल्यन किसका हुआ? लोकल करेंसी का। अप्रिसिएशन किसका हुआ? विदेशी करेंसी का, डॉलर का। डिप्रिसिएशन किसका हुआ? रुपए का। जैसे कि इंडिया, तो मुद्रा बाजार बिगड़ने लगता है। ठीक है, क्यों बिगड़ने लगता है? बिकॉज रूपी डिप्रिसिएट हो रहा है। स्पेकुलेशन, ये स्पेकुलेशन क्या है? जैसे इन्वेस्टर होते हैं और खासतौर जो करेंसी के इन्वेस्टर होते हैं, जो जैसे कि कोई रुपए में इन्वेस्ट करता है, कोई डॉलर में इन्वेस्ट करता है। अगर मान लीजिए कि यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे कि भारत में RBI, यूएस फेडरल रिजर्व कोई पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि वो अपना रेपो ऑपरेशन करेगा और डॉलर को महंगा करेगा, या रेपो ऑपरेशन के माध्यम से डॉलर को सस्ता करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर्स का मार्केट है, निवेशकों का जो बाजार है, उन लोगों का जो बाजार जो करेंसी की खरीद फरोख्त में अपना पैसा लगाते हैं, वो दुनिया की किसी भी कोने में हो सकते हैं, किसी भी देश में पैसा लगा सकते हैं। मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूँ। तो उनके दिमाग में एक अनुमान आता है कि इस पॉलिसी का ये इम्पैक्ट हो सकता है, और ये बात सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ये सारे ग्लोबल इन्वेस्टर, उदाहरण के तौर पे जैसे HSBC बैंक है, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन है ना, ऐसे जितने ग्लोबल लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो स्पेकुलेट करती हैं कि इस कंट्री की पे पैसा लगाना फायदेमंद होगा, इस कंट्री पे पैसा लगाना नुकसान होगा, बिकॉज उस फेडरल रिजर्व की उस पॉलिसी का इस कंट्री की करेंसी पे ये इम्पैक्ट होगा। और वो इम्पैक्ट क्या होगा, ये इस बात पर डिटरमाइन होगा कि फेडरल रिजर्व ने रेपो ऑपरेशन में करेंसी डॉलर को महंगा किया या सस्ता। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको हम मीन्स के हिसाब से पढ़ेंगे जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे। फंडामेंटल के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेकुलेशन का करेंसी की प्राइस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है कहानी में मैंने बता दिया है। जिसको नहीं समझ में आया वो परेशान नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल सेक्टर वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, स्पेकुलेटर क्या करते हैं? क्योंकि मुद्राओं का भी कारोबार होता है, मुद्रा बाजार लगातार किसी मुद्रा में कमजोर संकेतक की तलाश में रहते हैं। ठीक है, कौन? निवेशक। यदि किसी देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो निकट भविष्य में उसका मूल्य अधिक होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। इसी प्रकार निवेशकों और व्यापारी लगातार अनुमान लगाते हैं कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या कमी होगी, और उसके अनुसार इसकी अधिक या कम मांग करें। यह मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करता है। ठीक, अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक अस्थिरता। अब ये राजनीतिक अस्थिरता क्या होती है? देखिए, मान लीजिए पेप्सिको, कोका कोला, मैकडोनल्ड, ये कंपनियां हैं, ये किस कंट्री में पैसा लगाएंगी जहां पे उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वो कल को जाएं और एक ऐसे देश में पैसा लगा दें
जहाँ पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उदाहरण के तौर पे यूक्रेन, नाइजीरिया, युगांडा, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी जगह अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आगे वाली गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या गवर्नमेंट हमें वो सिक्योरिटी दे पाएगी बिजनेस ऑपरेशन की, हमारी मनी कैसे कहाँ पे जाएगी, किस तरह उसका मूवमेंट होगा, क्या इस देश का बिजनेस ऑपरेशन हमारी करेंसी को वो बेनिफिट वो लाभ दे पाएगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो उसका फायदा उस गवर्नमेंट को मिलता है, इनस्टेबल है तो इनस्टेबिलिटी में गवर्नमेंट को लॉस होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में मेजोरिटी अगर क्लियर हो तो उसे स्टेबल गवर्नमेंट का इंडिकेटर माना जाता है और ऐसी कंडीशन में उस गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। जैसे भारत में जो वर्तमान सरकार 2014 में आई थी तो उस समय उसे एक पावरफुल स्टेबल गवर्नमेंट कहा गया था, तो जो इंडिकेटर्स थे रुपए के वो मजबूत हुए थे। हालांकि बाद की परिस्थितियों में चीजें बदली हैं, खासतौर से कोविड आउटब्रेक के बाद, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस को मौका मिल गया जिसकी वजह से उसने अपनी करेंसी को टाइट किया और रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए घटा, रुपए कमजोर हुआ। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है, यह हम सभी के लिए नोन है। हाँ, अब ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर, कुछ इसमें इंडिकेटर है। देखिए, सिंस यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, सम अदर करेंसीज आल्सो हैव फॉलन। पहले भारत का समझ लेते हैं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर आपके सामने कभी ये प्रश्न आ जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बन सकती है जबकि नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हैं, तो चल सकते हैं, ये उसका प्रूफ है। Indices of nominal effective exchange rate and real effective exchange rate of the Indian rupee against the trade weighted of 40 करेंसी, यहाँ पे 40 करेंसी का वेटेड एवरेज है बास्केट। ठीक है, बेस ईयर 2015-16 के आधार पर डेटा तैयार किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसका उल्टा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर के केस में 2021-22 में, इसको हटा देते हैं एक पल के लिए। हाँ, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के केस में जिसका इंडिकेटर ये यहाँ पे इस वाले ग्राफ में है, 2021-22 में ये इंडिकेटर जो 93.92 पे था वो घट के 93.13 में, मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये देखो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या सिग्निफाई करता है कि हमारा कॉम्पिटिटिव जो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है, वो कैसा है। तो हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट रहा है, इसका ये मतलब। देखो, यूपीएससी आपसे ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, वो आपको नंबर कभी नहीं देता, आपसे पूछता है कि इफ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज डाउनग्रेडिंग एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज अपवर्डिंग, ऊपर जा रहा है, एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज डाउनवर्डिंग, ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रहा है, नो, घट रहा है। बिकॉज ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कौन बताता है, आपको पता हो गया, आप अब आप सबको पता है, RRR, ये ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है। एक्सचेंज रेट मार्केट में जो रूपी का एक्सचेंज रेट है डॉलर की तुलना में, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब ये कि वो कभी 83 था तो वो अब घट के 82 आ गया होगा। ठीक है, इसका बस इतना। बट 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 यहाँ पे बात सिर्फ डॉलर की नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रूपी की है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात है, अब हम नीर की एक 2 मिनट बस बात करेंगे, आपके बहुत सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉलर की कंपैरिजन में तो रूपी सिर्फ कमजोर हो रहा है, आप चाहे जिन 6 महीने का उदाहरण ले लीजिए, लास्ट 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में, कहाँ बात 77 की थी और कहाँ इसमें 82, 83, 84 तक पहुंच जाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 2020-21 में जो 103 था वो 2022-23 में 104.66 हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द डॉलर, इट इज अबाउट द 40 करेंसीज एंड दीज 40 करेंसीज बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड। एंड विद ड्यू रेफरेंस, निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, और उनका ढेर सारा मजाक उड़ा था। वो एक अलग बात है कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा ज्यादा बन गया था, बट ये सच है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो ये कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका प्रूफ ये है कि $1 में जो 70 रुपए मिलता था, 77 रुपए मिलता था, 78 मिलता था, 80 मिलता था, फिर से $1 में जो 77 मिलता था, 80 मिलता था, वो बढ़ के 82 हो गया। मतलब रुपया कमजोर डॉलर के सामने तो हुआ। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं सारी बास्केट ऑफ करेंसीज में, तो हम ये देखते हैं कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब ये कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी इन कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज, नॉट अलोन यूएसए, रूपी इज नॉट डिप्रिसिएटिंग। रूपी कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि रूपी मजबूत हो रहा है। ये ग्राफ को प्रूव करता है। पूरा देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप केवल डॉलर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर के सामने रुपए का, इसका मतलब ये कि निर्मला सीतारमण का कथन ये कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रूपी कमजोर नहीं हो रहा, इस सत्य। तो ये बात आपके सामने हो गई। दूसरा देख लेते हैं, सिंस यूक्रेन रशिया वार। अब ये हम क्यों ये वाली स्लाइड क्यों देख रहे हैं? देखो, जो ऐसे ग्राफ होते हैं ना, ये आपके प्री के क्वेश्चन सही करते हैं, बिकॉज इन एरिया से कभी डायरेक्ट या नंबर या फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। और अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की समझ आपके लिए जरूरी है। जिनको नहीं समझ में आया, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप मुझसे बात करिए, चाहे निर्माण आईएएस बात करिए, चाहे फोन करके बात करिए, चाहे वीडियो कॉल पे बात करिए, इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई एम अवेलेबल टू एवरीवन। नाउ, यूक्रेन रशिया वार के बाद कुछ करेंसी हैं जो गिरी हैं। चेंज बिटवीन, ये कब है? फरवरी 15 से जून 15 के बीच में, और ये यूएस डॉलर के कंपैरिजन में है। देखिए, कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि हाँ, ब्राजीलियन करेंसी मजबूत हुई है, इंडोनेशियन करेंसी करेंसी गिरी है, वियतनाम की करेंसी गिरी है, और वो सबका दिखा है। बांग्लादेश का टाका गिरा है। आप में से जो स्मार्ट बच्चे हैं ना, वो नोट्स बनाते समय इसमें ये भी लिखेंगे कि बांग्लादेश की करेंसी टाका है, चाइना की करेंसी युआन सबको पता है, साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड आप में से ज्यादातर को नहीं पता है, तो पता चल गया। इंडिया की करेंसी रूपी है, जिसको नहीं पता है सॉरी। इंडोनेशियन करेंसी करेंसी को रुपया कहते हैं, मिलता जुलता नाम है, आपको पता चल गया। वियतनाम की करेंसी को डोंग कहते हैं। ठीक है, अगर यूपीएससी ने मैच करने के लिए दे दिया तो आपको इससे पता चलता है। आपको इसके लिए अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहता हूँ, हर चीज के लिए किताबें नहीं पढ़ सकते, चीजें करंट अफेयर से निकल के आती हैं इस तरह से। ब्राजीलियन करेंसी को रियाल कहते हैं, और रियाल इज द ओनली करेंसी इन दिस ग्राफ which have been appreciated. Rest all the currency have been depreciated since Ukraine Russia war. तो इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और प्रीलिम लेवल के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होते हैं। फाइन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या है। आप में से जो आंसर बताएगा डिजर्व चॉकलेट। जल्दी कमेंट करिए। साथ में पढ़ना शुरू करता हूं। मेरे आंसर देने से पहले आंसर देना है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए का अधिमूल्यन दर्शाता है। क्या ये सही? चेक करते हैं। इंग्लिश वाले देखें, एन इंक्रीज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बात तो पकड़ में आ गया क्या किसी को? चलो ठीक है, जिसको पकड़ में आ गया वो आंसर हिट करे। चेक करेंगे। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के संकेत देता है। देता है कि नहीं देता, ये अब आपको पता चल गया होगा, ये बहुत आसान है। दूसरा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में वृद्धि से नीर और रीर के बीच में भिन्नता होने की संभावना है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था? ये चीजें आप कभी किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे, कभी भी कहीं किसी किताब में आपको डायरेक्टली रेडीमेड लिखा हुआ नहीं मिलता। हाँ, 2022 के बाद जितनी किताबें पब्लिश होंगी, उनके राइटर्स ने इन चीजों को एसिमुलेट करने के लिए अपने किताब में डाल दिया होगा। लेकिन फिर 23 में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसी बातें आपको फिर लगेगी कुछ नई बातें यूपीएससी ने, वो वही लाइनें नहीं पूछता। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों को कैसे एड्रेस करना है, उसका तरीका ये है कि आप ग्राफ की समझ डेवलप करिए।
तो ग्राफ बनते कैसे हैं, जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, आरबीआई छापता है। अभी मैंने पीछे एक डेटा दिखाया था जिनमें मल्टीपल कंट्रीज का, ये वाला, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिडन हैं। ये वाला, इसमें भी कॉन्सेप्ट हिडन है। ठीक है, तो जब तक इन चीजों की समझ आप नहीं बैठा लोगे, आपको नए नए कथन मिलते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। जैसे कि ये, अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में वृद्धि से नीर और रीढ़ के बीच की भिन्नता होने की संभावना है। ये ग्राफ मैंने आपको पीछे, ठीक है। हाँ, कौन से सही है। और मजे की बात यह है कि देखो, अगर आप सिर्फ एक कथन गलत जान जाओ तो आपका आंसर निकल जाए, या दो कथन सही जान जाओ तो आंसर निकल जाए, या तीनों कथन सही हैं तो भी निकल जाएगा, और कोई तीसरी कंडीशन बन नहीं सकती, बिकॉज कम से कम दो स्टेटमेंट तो हर ऑप्शन में है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। नाम मात्र प्रभावी विनिमय, चलो नीचे शुरू करते हैं। अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में प्रवृत्ति के कारण नीर और रेट के बीच में भिन्नता होने की संभावना है, वो आप इसी से देख सकते हैं। मतलब ये बात सही है, इस वाले से देख रहे हैं ना, ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो मतलब ये सही है। ठीक, मतलब तीन वाला सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। बट बाकी चीजें अभी दूसरे कथन पर डिसाइड होंगी, लेकिन वो गलत हो गया, ये गलत, ये नहीं हो सकता। ठीक, देखते हैं। दूसरा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, यानी कि रीट में वृद्धि से व्यापार के भीतर प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के संकेत। अगर रियर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। ठीक है, मतलब ये सही है, तो सही है। तीसरा, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर नीर में वृद्धि रुपए की अधिमूल्यन को दर्शाता है। नीर में वृद्धि, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो, मतलब ये कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या था, $1 में 80 रुपए, अगर ये बढ़ के 85 हो जाए, ठीक है, तो ये वृद्धि हुई, तो क्या ये रुपए के अधिमूल्यन को दर्शाता है? नो, ये तो रुपये डिप्रिसिएट हुआ, ये तो डिप्रिसिएट हुआ ना। $1 में रुपये अब ज्यादा मिल रहा है, मतलब रुपए का मूल्य घट गया, उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, तो ये रुपये डिप्रिसिएट हुआ। अगर हम एनईआर का कॉन्सेप्ट हटा दें, वेटेड ले लें बहुत सारे देशों का, तो वही नीर होगा। ठीक है, तो नीर में भी प्रिंसिपल वही लगेगा कि अगर नीर में वृद्धि हो रही है तो रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, ना कि अधिमूल्यन। मतलब ये वाला कथन, कथन 2 और 3 इसको सही आंसर आएगा। ठीक, पहुंच गया आंसर तक, चलो ट्राई करते रहो। तो थैंक यू सो मच, एंड इकोनॉमी पढ़ते रहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। अच्छा, एक और चीज, हमारा ये था यूनिट 1 का लेक्चर 5। क्या था ये, लेक्चर 5। यूनिट 1 तो चल ही रहा है। अगले लेक्चर में, यूनिट 1 के लेक्चर 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास के बाद फिर अगली क्लास 3 से 4 दिन को गैप में आएगी। ये वीक में अभी 2 ही क्लास आती है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें इसमें आएंगी। ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट अपने आप में इमर्जिंग इश्यूज में आएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री 2022 में चेंज हुई है। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे इमर्जिंग इश्यूज आएंगे। इमर्जिंग इश्यूज कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी खत्म होने वाला है, ये वाला यूनिट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलती कर रहे हैं। उन लोगों को मैं सलाह दे सकता हूँ कि अपना नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई का मजा तभी है। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, वो बाद में रियलाइज करेंगे कि हाँ, वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग चाहे जितना पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, आप वो सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम में। इसलिए जो पॉइंट आपको क्लिष्ट लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, जटिल लग रहे हैं, मुश्किल में लग रहे हैं, जो पॉइंट आपको कम समझ में आ रहा है, उनके लिए जरूर नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम के पहले आप उन चीजों को कई बार 4-5 बार अगर नहीं देख के जाएंगे तो यूपीएससी का पूरा पेपर भी नहीं पढ़ पाएंगे। 50-60 पेज का पेपर होता है 2 घंटे के टाइम में करने के लिए, बड़ा बल्कि टॉपिक होता है। ठीक है, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि छोटे छोटे ब्रीफ नोट्स बनाते रहिए, और तैयारी को अपने तटस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप उन चीजों को जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। और रिकॉल करने के लिए जरूरी है कि लिखेंगे लिखेंगे तो आपकी मेमोरी मसल मेमोरी बनेगी, और आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। तो ऐसा जरूर करिए, और पढ़ते रहिए। 8-10 घंटे जरूर पढ़िए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।